हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माय एंजल, जिसको लिखा है हमारी द डेविल जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 22 कंप्लीट हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 23 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वायु धैर्य से नहीं मिला। धैर्य ने भी इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर कंपनी का बॉस उससे क्यों ही मिलेगा। इस बीच धैर्य को पर काम का लोड बढ़ता ही जा रहा था। आज ऑफिस में सारे स्टाफ के साथ एक मीटिंग की रखी गई थी। बड़े से हॉल में कई सारे सीट का रखी गई थी, जहां सारे एम्प्लॉयज़ और एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे। स्टेज पे इस समय खाली था। धैर्य ने अपने बगल में बैठी लड़की से पूछा, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है। उस लड़की ने कहा, यहाँ पर हमारी कंपनी के सीईओ और बाकी मेंबर्स सबके काम को अप्रिशिएट करने की स्पीच देते हैं, या फिर कोई बड़ा या प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है तो उसके बारे में अनाउंस भी यहीं होता है। वायु सर की फैमिली इसमें शामिल होती है। वह दोनों बातें कर रहे थे कि तभी स्टेज पर कुछ लोग आए। धैर्य ध्यान से स्टेज की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि एक औरत जिसने सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी, वो बहुत ही सलीके से स्टेज चढ़ के आई। वायु ने उसका हाथ पकड़ के आ रहा था। उनके पीछे एक आदमी था जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। उन दोनों के स्टेज पे आने के बाद एक उम्रदराज महिला भी ऊपर आई, जो किसी रानी से कम नहीं दिख रही थी। उनके साथ स्टेज इनके साथ तेजस भी था। साथ ही इस कंपनी के कुछ हेड भी, वो सब आके स्टेज पे बैठ गए। सारे एम्प्लॉय ने खड़े होकर उनका वेलकम किया। नीचे काफ़ी अंधेरा था, इसलिए किसी भी एम्प्लॉय की शक्ल देख पाना थोड़ा मुश्किल था। पर ना जाने कैसे जब से वायु ने स्टेज इस पे चढ़ा था, उसकी नज़र बस धैर्य पे ही थी। उसने मन में कहा, तुमसे 4 दिन से नहीं मिला हूँ, ऐसा लग रहा है कि 4 साल हो गए। वह अपने ख्यालों में था कि तभी तेजस ने उसे कहा, भाई आपको वो लड़की दिख रही है। वायु समझ गया कि तेजस किसकी बात कर रहा है। वह उसे घूर के देखने लगा। तभी करण आगे आके कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ हमारे सीईओ वायु राजवंश का पूरा परिवार यहाँ है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से व्यवहार करेंगे और बातों का ध्यान रखेंगे। फिर वो जाके साइड में खड़ा हो गया। तभी निर्मला देवी उठ कर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करने लगी। फिर उन्होंने माइक लेकर कहना शुरू किया कि आज हम यहाँ खड़े हैं। वहाँ खड़े होकर सभी खुशी और गर्व दोनों ही हो रहे थे। हमारे पोते ने हमारी इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुँचाया है कि और अगले महीने इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। समय कैसे बीता पता नहीं चला। एक छोटे से कारखाने को लेकर जो हमने चलाना शुरू किया था, आज यूँ इस बड़े से स्टेज पे बदल गया है। आशा करते हैं आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। इतना कह के वो जगह बैठ गईं। तभी वायु के पिता खड़े हुए और उन्होंने कहा, इसी के साथ मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट करने वाली है, जिसका नाम एंजल क्लॉथ्स है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी क्लॉथ के बिज़नेस में काफ़ी एक्टिव है, और इस बार के होने वाले फैशन शो में हमारे इस एंजल क्लॉथ के उनको सबसे सामने लेकर आने वाले हैं। इसमें हम इस साल के कपड़ों को डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि फेरी वर्ल्ड से रिलेटेड हों। ये आइडिया वायु का है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसमें उसका साथ दें। दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस गाइस गाइस बी रेडी। इतना कह के वो बैठ गई। अब सबकी नज़र सिर्फ वायु पे थी कि वो क्या कुछ बोलेगा। वायु खड़ा हुआ, उसने कहा, हम अब कंपनी में ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने वाले हैं जिन्हें फैशन डिज़ाइन में इंटरेस्ट हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो किस डिपार्टमेंट से हैं। पॉइंट ये है कि आप अपने काम को लेकर पैशनेट हैं कि नहीं। ये कह के वो बैठ गया। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद सबको उठकर सब उठ के ताली बजाने लगे। सब लोग काफ़ी खुश थे इस नए प्रोजेक्ट को लेकर भी, और कंपनी के 100 साल पूरे होने पर भी। इसको लेकर भी धैर्य, जो कि ध्यान सब कुछ सुन रही थी, उसके बगल में बैठी लड़की ने उसे गले लगा लिया और कहा, यार तो ये तो मेरा सपना था, मैं इसमें पक्का भाग लूँगी। धैर्य ने उसे कहा, हमें उम्मीद है आपको चुना जाएगा। वो लड़की उससे अलग हुई और हाथ मिलाते हुए कहने लगी, हाय, मेरा नाम जानवी है। धैर्य ने भी उससे हाथ मिला लिया और कहा, हमारा नाम धैर्य है। थोड़ी देर बाद हॉल खाली होने लगा। सब बाहर जा रहे थे। बाहर एक लंबे से कॉरिडोर से होकर सब अपने अपने कामों में जा सकते थे। धैर्य का दुपट्टा दरवाजे से अटक जाने के कारण वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि ऊपर से लगी एक पेंटिंग कृपा जी की गिरने वाली थी। उसने अपना दुपट्टा वहीं छोड़ दिया और दौड़कर कृपा जी को धक्का देकर दूर गिरा दिया, और वो पेंटिंग धैर्य के हाथों से टकरा गई। दर्द के कारण धैर्य की आंखें बंद कर लीं, और वहां से गुजर रहे लोगों ने सिर्फ यह देखा कि धैर्य ने कृपा जी को धक्का दिया था। निशा ने
निशा ने धैर्य के कंधे से उसे पकड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कृपा राजवंश के साथ ऐसा करने की। वहां पर उनके बॉडीगार्ड भी आ चुके थे और मामला थोड़ा गंभीर होने लगा था। धैर्य को इतना दर्द हो रहा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और निशा उसी के हाथ को कस के दबा रही थी जिससे उसे चोट लगी थी। तभी वहां भीड़ में कोई आगे आया और कृपा जी को उठा के खड़ा करने लगा। फिर वो इंसान धैर्य के पास जाने लगा। निशा जो अब तक धैर्य का हाथ पकड़ के रखी थी वो साइड हो चुकी थी। धैर्य ने अपनी नज़र नीचे रखी थी। वह इंसान धैर्य को साइड से निकल के आगे चला गया जिससे निशा की थोड़ी निराश हो गई। पर थोड़ी देर में वापस आया और उसके हाथ में धैर्य का दुपट्टा था। उसने वो दुपट्टा उसे अच्छे से उड़ाया और पीछे मुड़कर गार्ड से कहने लगा, सब चेक करो। इतना सुनकर कुछ लोग सीसीटीवी रूम में तो कुछ लोग बाहर जाके चेक करने लगे। सब कुछ शांत हो चुका था। धैर्य अभी भी नजरें नीचे करके खड़ी थी। तभी कृपा जी आगे आए और कहने लगे, बेटा हमें देखो। धैर्य ने अपनी भारी नज़रों से अपने सामने खड़ी औरत को देखा। कृपा जी ने उसे गाल पे हाथ रख के कहा, आपका शुक्रिया, हमारी ये जान बचा ली। वो काफ़ी बड़ी पेंटिंग थी। अगर वह कृपा जी के पे गिर जाती तो उन्हें एक सीरियस इंजरी हो सकती थी। धैर्य ने ना में सजा दिया। तभी कृपा जी की नज़र उसके हाथ पे गई जहाँ से खून बह रहा था। उन्होंने साइड में खड़े उस लड़के से कहा, वायु देखिए इन्हें चोट लगी है। वायु जो अब तक शांत था उसकी नज़र जैसे ही धैर्य के हाथ पे गई उसकी आंखों में गुस्सा गुस्सा दिखने लगा। उसने गुस्से से निशा की तरफ देखा क्योंकि निशा ने ही उसका हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि वहाँ से खून बहने लगा। निशा ने जब अपने ऊपर वायु की ऐसी नज़र महसूस की तो वो डर के काँप उठी। उसने डरते हुए कहा, मुझे लगा इसने जानबूझ के किया है। उसने इतना ही कहा था कि वायु ने धैर्य का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट के अपने केबिन में ले जाने लगा। वहाँ खड़ा हर शख्स हैरानी से नज़ारा देख रहा था और सबसे ज़्यादा हैरान कृपा जी और निर्मला देवी थी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 23 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 24 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। वायु के वहाँ से धैर्य के ले जाने के बाद निशा बहुत बड़ी खड़ी थी और कृपा जी और निर्मला देवी घूर घूर के करण को देख रही थी जो उनके सामने खड़ा था। करण की तो हालत खराब हो रखी थी क्योंकि वो जानता था कि अब उसके पल्ले सवाल की बरसात होने वाली है। इससे पहले कि कुछ दोनों कुछ कहती भैरव जी वहाँ आ गए। उन्हें भी वहाँ से हादसे का पता चल गया था। कृपा उन्होंने कृपा जी के पास जाके कहा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई, दिखाइए हमें। ये कहते हुए वो उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगे तो कृपा जी ने कहा, नहीं हमें चोट नहीं लगी, एक नई बच्ची ने बचा लिया। ये कहते के साथ उन्होंने ध्यान आया कि उन्होंने करण से कुछ पूछना था। जैसे ही उन्होंने सर घुमाया तो करण वहाँ से गायब हो चुका था। कृपा जी ने निर्मला देवी की तरफ देखा तो उन्होंने हताश में अपना सर हिला दिया। वैभव जी के आने पर जैसे ही कृपा जी और निर्मला जी ने अपना चेहरा ऊपर ऊपर की तरफ किया था, करण तुरंत से वहाँ से गायब हो गया था। इधर वायु के केबिन में वायु ने धैर्य को धीरे से सोफे पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा। धैर्य का हाथ इतना दर्द कर रहा था कि उसे अभी भी होश नहीं था कि वो कहाँ पर है। पर जैसे ही उसने उस जगह को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि वो तो अपने बॉस के केबिन में है। वो उठ के खड़ी हुई और बाहर जाते हुए कहने लगी, सर हमें माफ़ कीजिएगा पर हम चलते हैं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। वायु जो कि फर्स्ट एड किट हाथ में लेके खड़ा था उसने घूर के धैर्य को देखा और उसे वापस सोफे बैठने को कहा। वायु की इस तरह घूरने से धैर्य डर गई थी। वो चुपचाप जाके सोफे पर बैठ गई। वायु उसके पास आया, उसका दुपट्टा एक साइड रख हटा के उसके घाव को देखने लगा। घाव सच में थोड़ा सा गया था। वह धीरे धीरे एंटीसेप्टिक से उसे साफ करने लगा। धैर्य के हाथ की जलन होने लगी थी जिसके कारण उसने अपनी मुट्ठियाँ बंद कर ली थी और आंखें भींच लीं। वायु ने जब उसका चेहरा इतने दर्द में देखा तो दवा लगाते धीरे धीरे उसके फूंक मारने लगा। वायु की गर्म सांसें अपने हाथ में महसूस होते ही धैर्य से हिल उठी। उसने अपना सर उठाकर वायु की तरफ देखा जो ध्यान से उसका हाथ पर दवा लगा रहा था। तभी उसके कानों में वायु की आवाज़ आई, क्या तुम ध्यान से नहीं रखती थी कितना चोट आ गई है। शांति से बैठी रहो जब तक मैं दवा ना लग जाए। थोड़ी देर बाद घाव पर पट्टी करने के बाद वायु ने धैर्य को पानी दिया। धैर्य ने एक सांस में वो पूरा गिलास खाली कर दिया। तभी केबिन का गेट खुला और करण कुछ डॉक्टर के साथ अंदर आया और वायु कहने लगा, सर डॉक्टर आ गए। वायु से कहने लगा, सर डॉक्टर आ गए हैं। वायु खड़ा हुआ और घूर कर डॉक्टर को देखते हुए कहने लगा, क्या फीमेल डॉक्टर नहीं मिली। करण ने घबराते हुए बोला, सर हॉस्पिटल से यही आ पाए हैं। और मन में कहने लगा, डॉक्टर से इतना नहीं चलते सर, वो तो मैम का इलाज करने आए हैं। इधर दूसरी तरफ धैर्य ने जब डॉक्टर को देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसे डॉक्टर से बहुत डर लगता था।
और उसके साथ 7 साल पहले हादसे के बाद से उसे डॉक्टर को बुरा ही लगता था। आना भले ही उसे कितना ही समझाती थी कि उसका ये सब वहम है और वो अपने दिमाग से वो सब निकाल ही नहीं पाती थी। डॉक्टर धीरे-धीरे धैर्य के सामने आए और कहने लगे, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा वरना इन्फेक्शन हो सकता है। इंजेक्शन का नाम सुनते भी धैर्य सोफ़े से उठ के खड़े हो गई और कहने लगी, नहीं, हम नहीं लगवाएँगे इंजेक्शन, या उस सुई को हमसे दूर रखिए। ये कहते वो पीछे जाने लगी। उसकी शक्ल बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। वायु ने जब से उसकी ऐसे देखा तो उसे कहने लगा, बच्चे जैसे बिहेव मत करो, इधर आओ। धैर्य लगातार अपनी गर्दन ना हिला रही थी। वायु उसके पास गया और खींच के उसे अपने साथ बैठाते हुए कहने लगा, मेरी तरफ देखो। धैर्य ने अपनी आँखें भरी आँखों से वायु की तरफ देखा। वायु ने नीली और शांत आँखें धैर्य को शांत हो रही थी। वायु ने उससे कहा, तुम डरो मत, वो तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम उस कॉम्पिटिशन में भाग ले रही हो? धैर्य ने कहा, क्या हम ले सकते हैं, पर हमें इतने अच्छे कपड़े पहनना नहीं आता। वायु ने कहा, मुझे दिखाना, मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये अच्छा क्या है या नहीं। धैर्य वायु से बात करने में इतना गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि डॉक्टर ने कब उसे इंजेक्शन लगा दिया। वायु ने डॉक्टर को और कर्ण को अपनी आँखों से बाहर जाने का इशारा कर दिया। तभी धैर्य ने देखा कि उसके हाथ में एक छोटा-सा निशान है और उसे पता चला कि इंजेक्शन लगाया गया है। वो मुँह फुलाकर वायु की तरफ देखने लगी। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे, पर इस समय वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने कहा, आप बहुत बुरे हैं। आपने हमसे झूठ बोला कि हम जा रहे हैं। आप यह कहते हुए उठ के जाने लगी तो वायु ने उसका हाथ खींचा और अपनी तरफ घुमाकर उसका दुपट्टा ठीक करते हुए कहने लगा, झूठ नहीं बोलता तो तुम इंजेक्शन नहीं लगाती। धैर्य ने धैर्य एक टक उसको देखे जा रही थी, तभी उसे वायु की आवाज़ आई, ठीक है तुम जाओ। वैसे भी इस समय ऑफ़िस खत्म होने वाला है, कर्ण तुम्हें बाहर तक छोड़ देगा। धैर्य मना करना चाहती थी पर उसके मुँह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसे सिर्फ़ हाँ में सर हिलाया और बाहर चली गई। वायु काफ़ी देर तक दरवाज़े को देखता रहा, फिर उसके चेहरे के भाव अचानक से गंभीर हो गए। जो नरमी उसके चेहरे पे थोड़ी देर पहले थी, अब वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा एक डेविल की तरह लग रहा था, जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता था, और अगर धैर्य उसे ऐसे देख लेती तो वह पक्का बेहोश ही हो जाती। इधर धैर्य को एक टैक्सी से छो इधर धैर्य को एक टैक्सी से छोड़ने के बाद जब कर्ण अंदर आया तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। वो सीधा चल के निशा के पास आया, जो अभी भी ऑफ़िस में थी। कर्ण उसके सामने खड़ा होकर कहने लगा, मिस निशा, क्या आप ये बॉक्स को पकड़ेंगी? ये कहते हुए उसने बिना देरी किए वो बॉक्स उसके हाथ में रख दिया। निशा जो कब से सदमे में और गुस्से में थी, अचानक अपने हाथों में आए उस भारी से बॉक्स को देखने लगी। तभी अचानक उसके हाथों में तेज़ी से दर्द हुआ। उसे अपने हाथ में कुछ गर्म सा और गीला सा महसूस हुआ। जैसे ही उसकी नज़रें नीचे की और सफ़ेद के फर्श पे लाल खून का दिखाई दिया, उसने वो बॉक्स भी नीचे फेंक दिया और अपने हाथों को देखने लगी। उसके हाथ बुरी तरह से खून से सने हुए थे। उसने आँसू भरी आँखों से कर्ण को देखा, जो बिना किसी भाव के देख रहा था। उसका ऐसा ठंडा चेहरा देखकर निशा के मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल पाई। वो जानती थी कि उसे ऐसा क्यों किया गया है और वो जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या किया। तभी कर्ण की आवाज़, आपने मिस धैर्य को नुकसान और दर्द की कोशिश की है। ये तुम्हारी सज़ा है। उस बॉक्स में ब्लेड्स लगे थे, जिससे तुम्हारे हाथों को यह हाल है, जिससे तुम मिस धैर्य को इसी हाथों को दर्द दिया है। यू डिज़र्व दिस। निशा बहुत गुस्से में थी। उसने दाँत पीसते हुए कर्ण से कहा, कर्ण सर, आपने ये सही नहीं किया। उस कल की आई लड़की के लिए उसने इतना ही कहा था कि कर्ण उसकी बात बीच में काटते हुए कहने लगा, मिस निशा, बेहतर होगा तुम अपने शब्दों पे ध्यान दो, वरना तुम्हें इससे ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। निशा सुन के बुरी तरह से काँप उठी थी, पर उसके दिल में धैर्य के लिए नफ़रत बढ़ती ही जा रही थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 24 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 24 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।